हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर के अंदर आज हम केमिकल इक्वेशन को समझेंगे कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है, और समझेंगे कि उसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी और उसकी क्या क्या लिमिटेशन थी और उसको हमने किस तरीके से रिमूव किया। बात करते हैं सबसे पहले केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन से पहले आप ये जो टर्म है इसको समझिए। टर्म एक्चुअल में कहना क्या चाहता है? टर्म कहना चाहता है कि जो ऐसी इक्वेशन जो केमिकल की प्रॉपर्टी, केमिकल से रिलेटेड इक्वेशन, केमिकल की इक्वेशन को क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। सिंपल देखिए, पहले आप इक्वेशन को समझिए। इक्वेशन क्या होती है? आपने मैथ में पढ़ा होगा, किसी भी कंडीशन को अगर हम मैथमेटिकली टर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, किसी भी कंडीशन को अगर हम इक्वेशन मतलब मैथमेटिकल टर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसे हम इक्वेशन कहते हैं। अगर हम केमिकल रिएक्शन को, यहाँ केमिकल का मीन्स क्या है? केमिकल रिएक्शन को अगर हम मैथमेटिकली इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको हम क्या कह देते हैं? केमिकल इक्वेशन, जो यहाँ लिखा हुआ है। ए केमिकल इक्वेशन गिव्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? केमिकल रिएक्शन का। यानी कि ये क्या करता है? जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है, जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उसको इक्वेशन के टर्म में रिप्रेजेंट करता है। डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन क्या कहती है? देखिए, डेफिनेशन है अ ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन द टर्म ऑफ सिंबल्स और फॉर्मूलाज ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड। ठीक है, क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन क्या होगी? केमिकल इक्वेशन का एक ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन है किसका? केमिकल रिएक्शन का। किसके टर्म में? सिंबल्स और फॉर्मूला के टर्म में। यानी कि अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर सिंबल्स और फॉर्मूले के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो देन उसे हम क्या कह देते हैं? दिस इज केमिकल इक्वेशन। बात करते हैं कुछ एग्जांपल के बारे में। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि Na2CO3 प्लस H2SO4 हमारे पास क्या है? ये से हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन रहा है? हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है Na2SO4 CO2 H2O। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर, नाइट्रोजन सोडियम सल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट, और ये यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को अगर हम हाइड्रोजन सल्फेट से मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? सोडियम सल्फेट और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O हमें मिल रहा है। जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी चीजें रहती है, जितने भी फॉर्मूले टर्म जो रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम क्या कह देते हैं? ये जो है रिएक्टेंट है। क्यों? क्योंकि यही रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? ये क्या है? रिएक्टेंट है। क्योंकि यही रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इससे हम क्या कहते हैं? इस लेफ्ट हैंड साइड वाले रिएक्टेंट एंड देन राइट हैंड साइड वाले प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये होती है केमिकल इक्वेशन। यहाँ हमने क्या किया? केमिकल रिएक्शन होती है किस किस की? सोडियम कार्बोनेट की, हाइड्रोजन सल्फेट के साथ। तो क्या हमें प्रोडक्ट मिला? मतलब सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये हमारे पास हम ये हमने वर्बली बता दिया कि हमारे पास ये इक्वेशन मतलब ये रिएक्शन करवाई, हमें ये मिला। लेकिन हम उसी रिएक्शन को हमने क्या किया? फॉर्मूलेस और सिंबल्स की हेल्प से इक्वेशन के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमने उसे क्या कहते हैं कि ये जो है केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इसेंशियल्स की। इससे क्या होता है? एक्चुअली समझिए इसेंशियल क्या है इसकी। ठीक है, क्यों जरूरी है, बात करते हैं इसके बारे में, और इसकी क्या रिक्वायरमेंट है इसके बारे में बात करेंगे। इट मस्ट रिप्रेजेंट एन एक्चुअल केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल इक्वेशन होती है वो हमेशा जो एक्चुअल रिएक्शन होती है उसको रिप्रेजेंट करती है। इन केस ऑफ रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस, इट डज नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल रिएक्शन। अगर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही तो हम उसे इक्वेशन के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर केमिकल रिएक्शन हो रही तो उसे हम केमिकल इक्वेशन के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर नहीं हो पा रही केमिकल रिएक्शन तो उसे हम केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इट मस्ट बी बैलेंस। ठीक है, इट मस्ट बी बैलेंस मीन्स क्या है इसका? टोटल नंबर ऑफ एटम वेरियस सब्सटेंस इन्वॉल्व ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी इक्वल। ठीक है, तो ये क्या कहना चाहिए? बोथ साइड, यानी कि जो इक्वेशन है, जो हमारा रिएक्टेंट है, जितने भी नंबर ऑफ एटम या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, राइट हैंड साइड भी हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स उतने ही होने चाहिए। जैसे हम अगर पिछली स्लाइड में चलते हैं, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है यहाँ पे Na2 यानी सोडियम कितने, यहाँ पे सोडियम काउंट करते हैं, यहाँ पे सोडियम 2 है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम 2 है, तो राइट हैंड साइड में भी सोडियम 2 है। CO यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ भी राइट हैंड साइड भी कार्बन 1 है। यहाँ ऑक्सीजन 3 और 4 7 है ऑक्सीजन। राइट हैंड साइड भी 7 ऑक्सीजन होनी चाहिए। देखिए 4 5 6 1 7, यहाँ भी 7 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन। यहाँ क्या हो रहा है कि जो भी जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एटम हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में हैं और उतने ही एटम हमारे पास
राइट हैंड साइड में होते हैं। ठीक है, कुछ और पॉइंट भी है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे इट शुड बी मॉलिक्यूलर मींस एलिमेंट्री गैस लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एक्सेट्रा मस्ट बी रिटन इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म एज H2O2, N2, Cl2 एक्सेट्रा। अब ये एक्चुअल में कहना क्या चाहता है समझिए, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और केमिकल रिएक्शन होने के साथ साथ उसमें कोई गैस इमिट कर रही है, ठीक है, जो गैस इमिट कर रही है वो हमेशा उसके मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई वैसे तो इक्वेशन ऐसा रिएक्शन होता ही नहीं कि हाइड्रोजन अकेला छूट जाए। अगर इन द केस अगर आपको पता है हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला, हाइड्रोजन गैस कैसी होती है H2, यानी H2 मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन गैस कहते हैं। यानी कि अगर एक H है तो हम इसे गैस नहीं कहेंगे, ये हाइड्रोजन है, बट H2 मिल गया तो हम इसे क्या कहेंगे, हाइड्रोजन गैस कहेंगे। लेकिन जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो H हमेशा वापस नहीं निकालता, H ऐसे केमिकल रिएक्शन में बाहर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन होती है मॉलिक्यूलर होती है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है मॉलिक्यूलर। क्यों, क्योंकि जो भी कंपाउंड प्रोडक्ट बनने के बाद जो भी चीज हमें मिलती है वो हमेशा मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होती है, कंपाउंड के फॉर्म में होती है, ऐसे अकेले एलिमेंट के फॉर्म में नहीं होती। ठीक है, सो इससे क्या कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि जो केमिकल इक्वेशन होती है वो मॉलिक्यूलर होती है। क्यों, क्योंकि उसमें हमें मॉलिक्यूल्स मिलते ही मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो कंपाउंड मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि एक एटम अकेला कहीं साइड में रखा जाएगा। ठीक है, ये इसका मतलब था। अब कुछ लिमिटेशन पहले बात करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है केमिकल इक्वेशन से, उसके बारे में बात करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमें दो तरह की जो है इन्फॉर्मेशन मिलती है। फर्स्ट क्वालिटेटिव, ठीक है, फर्स्ट क्वालिटेटिव और सेकंड क्वांटिटेटिव। तो हमारे पास दो तरह की जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव का मीन्स क्या है और क्वांटिटेटिव का मीन्स ही अब आगे समझिए। So quantitative a chemical equation convey the name of the reactant product taking part of the reaction. Simply अगर हमने किसी केमिकल इक्वेशन को देखा और केमिकल इक्वेशन को देखते ही हमें क्या पता चल गया कि इस केमिकल इक्वेशन की हम पहले इक्वेशन की बात करें तो उसमें पता है यहाँ जिंक है, यहाँ HCl है और यहाँ ZnCl2 है और यहाँ हाइड्रोजन गैस इमिट हो रही है। ठीक है, सो यहाँ एक्चुअल में हो क्या रहा है, हमने केमिकल इक्वेशन को देखा और हमें क्या पता चल गया कि इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स कौन कौन से एलिमेंट या फिर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स ने इसमें टेक पार्ट किया है, यानी कौन कौन से मॉलिक्यूल इसके अंदर हैं और कौन कौन से रिएक्टेंट आपस में जुड़ रहे हैं और कौन से प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं। सो केमिकल इक्वेशन हमें ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन देती है। सेकेंड बात करते हैं क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन की। सो क्वांटिटेटिव ये क्या होता है, क्वांटिटेटिव का मीन्स क्या समझिए। जैसे मान लेते हैं, पहले डेफिनेशन समझिए। क्वांटिटेटिव कन्वे द इंफॉर्मेशन एक्चुअल नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स, रिलेटिव मास, रिलेटिव नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मोल्स एंड वॉल्यूम, गैसेस, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है क्वांटिटेटिव से। अगर हम किसी भी इक्वेशन को देखते हैं, मान लीजिए सेकंड इक्वेशन को ही देख लेते हैं, सो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन बता रही है। जैसे यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ जो Cu है यानी कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड। तो ये कॉपर ऑक्साइड है, ये जो है हमें पता चल गया है क्या कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड एक है। H2SO4 हमें पता है यहाँ पे एक है। अब अगर नंबर ऑफ एटम की बात करें तो यहाँ पे कितने एटम है, सॉरी कॉपर के कितने एटम है, एक। सो राइट हैंड साइड में कितने, एक। हमें पता चल गया कि एक एटम कॉपर का इसमें। ऑक्सीजन की बात करें तो एक और ये 5, यानी 5 हमारे पास टोटल ऑक्सीजन के एटम है। सो हमें पता चल गया कि ऑक्सीजन के कितने एटम है, 5 एटम है। मास आपको पता है ये 1 मोल होता है, ये भी 1 मोल होता है। ठीक है, कोई भी जब भी कोई रिएक्शन होती है तो हम 1 मोल कंपाउंड लेते हैं। तो ये कितना बनेगा, 1 मोल बनेगा और ये भी 1 मोल बनेगा। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो है क्या हो गया, इससे हमें पता चल गया कि ये कितना प्रोडक्ट है, मतलब मोल्स में पता चल गया हमने कितना प्रोडक्ट लिया है। मास हम इसका पता कर सकते हैं। ठीक है, मास पता कर सकते हैं। मास पता करना आपको पहले ही बता चुके हैं। वैसे तो सिंपल हमने इसका जो इसका मोलर मास उसको ऐड कर देंगे, हमें तो पता चल जाएगा इसका क्या मोलिकुलर मास क्या है, मोलर मास क्या है। ठीक है, ये हमें इक्वेशन मिलती है। सेम हमें इसका वॉल्यूम भी पता चल जाता है। क्यों, ये जो है केमिकल इक्वेशन है ये क्या कुछ लॉ फॉलो करती है, तो उसके बेसिस पर हम इनका केमिकल इक्वेशन के बेसिस पर हम उनका वॉल्यूम भी पता कर सकते हैं, वॉल्यूम का रेशियो पता कर सकते हैं, रिलेटिव मास पता कर सकते हैं, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा का मास। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक, तो ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती है किसके द्वारा, केमिकल इक्वेशन के द्वारा। अब बात करते हैं इसके लिमिटेशन के बारे में कि क्या क्या लिमिटेशन है। सो सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है
एक्चुअल में क्या हुआ, जब हम लोग केमिकल इक्वेशन राइट करते हैं तो हमें पता नहीं रहता कि हमने कौन सा प्रोडक्ट लिया, उसकी स्टेट क्या है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई एग्जांपल है, जैसे हम मानते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हमने 2HCl के साथ अगर रिएक्ट करवाया तो रिएक्ट करने के बाद क्या होगा, ये एरो है उनका मीन्स क्या, एरो हेड जिस साइड होता है प्रोडक्ट उस साइड होता है, हेड के साइड प्रोडक्ट होता है और टेल के साइड क्या होती है, रिएक्टेंट होते हैं। तो प्रोडक्ट में नीचे लिख दे रहा हूँ। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2। अब मैं आपसे पूछूं कि इस केमिकल रिएक्शन को देख, केमिकल इक्वेशन को देख के आप मुझे बता दें कि कैल्शियम कार्बोनेट या HCl का जो फॉर्म है, स्टेट है, वो कौन सा स्टेट है। आप लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, तो आप ये नहीं बता पाएंगे। तो ये किसकी लिमिटेशन थी जिसको हमने किस तरीके से रिमूव किया। हमने सिंपल से क्या किया, इसके साइड में अगर ये सॉलिड है तो हमने इसके साइड में ब्रैकेट में लिख दिया S, सॉलिड हो गया। एक्वास है, एक्वास का मीन्स होता है ना, एक्वास का मीन्स होता है मिक्सचर समझ लीजिए, ठीक है। और कैल्शियम क्लोराइड कैसा होता है, सॉलिड हो गया, ठीक है। H2 कैसा हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। CO2 कैसा हो जाएगा, CO2 पता है गैस है तो गैस हो जाएगी। तो हमने ये जो रहता था लिमिटेशन क्या थी, फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नहीं बता पाता था, और जिसको हमने किस तरीके से रिमूव किया, हमने सिंपल उनके साइड में उनकी जो स्टेट है वो ब्रैकेट में उनको इस तरीके से हमने पता कर लिया। देन हम बात करते हैं सेकंड लिमिटेशन की, क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमें नहीं पता चलती है। तो कंसंट्रेशन का मीन्स क्या है कि कंसंट्रेशन की नंबर ऑफ सॉल्यूट, मतलब कितने सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहे हैं। तो एक्चुअल में उसे हम क्या कहते थे, कंसंट्रेशन कह देते हैं। कितना सॉल्यूट है कितना सॉल्वेंट है उसे हम उसके कंसंट्रेशन कह देते हैं। तो हमें इससे पता नहीं चल पा रहा था कि कितनी कंसंट्रेशन है। सो बात करते हैं, तो एग्जाम्पल देखिए Zn की अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, H2SO4। सो ये क्या बन जाएगा, ZnSO4, और उसके साथ क्या निकल जाएगी, H2 गैस निकल जाएगी। ठीक है, आपको पता चल गया। ये एक्वस होगा, ठीक है। H2SO4 क्या होगा, एक्वस होगा, और जिंक क्या होगा, ये सॉलिड होगा। सो इसकी जो स्टेट है मैं लिख देता हूँ पहले। Zn सॉलिड हो गया, जो SO4 है वो एक्वस हो गया। एक्वस का मीन्स क्या है कि क्या ये पानी मिला। अब इसकी कंसंट्रेशन कैसी है, ठीक है। जैसे मान लिया ये Zn है और यहाँ पे हमारे पास SO4 है। अब हमने क्या इसकी कंसंट्रेशन को बताना है, H2SO4 है तो हमें इसकी कंसंट्रेशन को बताना है कि मतलब ये जो H2SO4 है किस तरीके का है। अब आपको पता है ये एक्वस है, तो एक्वस का मीन्स क्या होगा कि मतलब ये जो कंपाउंड है हमारे पास, इसके ये किसका मिक्सचर है। एक्वस का मीन्स क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है, यानी कि इसमें वाटर मिक्स है, सल्फर के साथ क्या है, वाटर मिक्स है। तो इससे हम क्या कह देते हैं, इसे हम क्या कह देंगे, एक्वस कह देते हैं। तो अब इसमें डाइल्यूट का मीन्स है। डाइल्यूट का मीन्स क्या होता है कि इसमें जो सॉल्वेंट की मात्रा है, यानी कि जो सॉल्वेंट है वो बहुत ज्यादा होता है सॉल्यूट के मुकाबले, इसलिए हम इसे क्या कह देते हैं, डाइल्यूट कह देते हैं। तो इस तरीके से हम कंसंट्रेशन भी बता पा रहे थे। इस तरीके से ये लिमिटेशन हो गई। बात करते हैं एक और रिएक्शन की, जैसे कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट की जो टेम्परेचर और प्रेशर रहता है उसको, मतलब जो इक्वेशन में, जैसे मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें कितना टेम्परेचर इन्वॉल्व हुआ, कितना प्रेशर इन्वॉल्व हुआ, उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। ये किसकी लिमिटेशन थी जिसको हमने किस तरीके से दूर किया। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल से, अगर हमने N2 गैस को क्या किया, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिला, NH3। बैलेंस कर देता हूँ मैं इसको, तो ये हो जाएगा 600 ATM और ये हो जाएगा Fe, ठीक है, 2723 केल्विन। सो ये क्या हो गया, रिएक्शन हो गई। क्या यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे जो नाइट्रोजन गैस को हम किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस के। सो अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ एक्चुअल में ऐसे डायरेक्ट रिएक्ट नहीं कर पाती, हमें रिएक्शन करवाने के लिए कैटलिस्ट की मदद चाहिए। कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन में हेल्प करवाता है, रिएक्शन को करवाने में हेल्प करता है। सो कैटलिस्ट की क्या टेम्परेचर क्या प्रेशर चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा। तो एक डायरेक्ट हम केमिकल इक्वेशन में इसकी लिमिटेशन थी कि हम नहीं बता पाते थे कि हमें कितना टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, कितना प्रेशर रिक्वायरमेंट है। तो इसी को किस तरीके से किया, जो हमारा एरो का हेड एरो है उसके ऊपर हमने टेम्परेचर लिख दिया, नीचे प्रेशर लिख दिया, ठीक है। सो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमने क्या जो केमिकल इक्वेशन थी उसमें हमने क्या बता दिया कि जितना भी कितना हमने टेम्परेचर यूज किया और कितना हमने प्रेशर यूज किया, ये हमने केमिकल इक्वेशन के थ्रू बता दिया। नेक्स्ट जो लिमिटेशन है वो है कि स्पीड ऑफ रिएक्शन। हम ये नहीं बता पा देते कि रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है और कि रिएक्शन बहुत स्लो हो रही है। रिएक्शन बहुत फास्ट और स्लो का मीन्स क्या है कि वो जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है बहुत तेजी से हो रहा है कि बहुत स्लो हो रहा है, ठीक है।
इसे हम कहते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन। सो क्या किया स्पीड ऑफ रिएक्शन के लिए हमने क्या किया, कोई भी जो रिएक्शन थी, जैसे मान लेते हैं अगर क्या हम क्या कर रहे हैं, हम एक इक्वेशन लेते हैं, जैसे मान लेते हैं जैसे लास्ट इक्वेशन के हम लेते हैं, जैसे N2 को हम मिलाते हैं 3H2 के साथ, तो हमें क्या मिलता है 2NH3। अब हम कैसे बताएंगे कि ये जो रिएक्शन है बहुत फास्ट है बहुत स्लो है। सो हम क्या कह देते हैं कि ये जो है फास्ट रिएक्शन है, ठीक है, हम मान लेते हैं। तो अगर ये फास्ट है तो हम नीचे लिख देंगे फास्ट है, अगर ये फास्ट है तो फास्ट लिख देंगे, नहीं तो स्लो लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया कि जो केमिकल इक्वेशन थी उसमें हमने ये बता दिया कि जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है किस तरीके की, जो रिएक्शन वाली बहुत फास्ट है कि बहुत स्लो, इस तरीके से हमने बताया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक लिमिटेशन और कम कर दी। देन आपको पता है कि कुछ रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल की मीन्स जैसे मान लीजिए अभी आपने रिएक्शन करवाया और रिएक्शन से प्रोडक्ट बन गया, देन कुछ टाइम के बाद वो प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट के फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो इस तरह की रिएक्शन को हम किस तरीके से एक्सप्लेन करें, जैसे हाइड्रोजन गैस को अगर हमने क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बनता है, हमारे पास 2HCl गैस बनती है, ठीक है, 2HCl गैस बनती है। अब आपको पता है कि ये जो रिएक्शन है ये टेक प्लेस करेगी, लेकिन क्या होगा कुछ देर के बाद जब रिएक्शन क्या बैकवर्ड डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं। मीन्स अगर आप हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को एक साथ मिलाते हैं तो 2HCl का फॉर्मेशन होता है, बट 2HCl को अगर ब्रेक भी करते हैं, डीएसोसिएशन भी होता है, तो ये हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। तो इसी को हम कहते हैं रिवर्सिबल नेचर ऑफ रिएक्शन। सो हमने क्या किया, इसकी एक लिमिटेशन थी, हम नहीं बता पाते, जैसे हम सिंगल एरो लगा दिया तो हम कैसे बता पाएंगे कि रिएक्शन रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है। तो इरिवर्सिबल मीन रिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल है कि नहीं है, चलो हमने ये बताना था। तो अगर हमने एरो लगा दिया तो इसका मीन्स क्या है कि इरिवर्सिबल है, मतलब रिवर्स नहीं हो सकती। बट ये जो रिएक्शन होती है रिवर्स होती है। देन हमने क्या किया, एक एरो असाइन किया इस तरीके का, इसलिए इसका मीन्स क्या होता है कि जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है, ठीक है। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन सकता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक और लिमिटेशन कम कर दी। कुछ और लिमिटेशन है जैसे हीट चेंज कंबाइनिंग इन नेचर। अब आपको पता है जैसे कुछ जो रिएक्शन होती है उसमें जो होता है हीट लॉस होता है या हीट एब्जॉर्ब होता है। सो अगर हीट लॉस होता है और हीट एब्जॉर्ब होता है तो हम कैसे बता पाए केमिकल इक्वेशन के थ्रू कि कितना हीट लॉस हुआ या कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ। सो ये एक लिमिटेशन थी जिसको हमने किस तरीके से रिमूव किया। सो हमने क्या किया, जैसे मान लीजिए अगर हमने H2 गैस को अगर हम रिएक्ट कराते हैं आयोडीन गैस के साथ, तो आयोडीन गैस के साथ रिएक्ट करने पर ये कुछ इस कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा 2HI, ये गैस है हमारे पास और ये भी हमारे पास गैस है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास गैस है। सो अब आपको पता है ये रिएक्शन तो टेक प्लेस करके, तो इसमें क्या होगा, हीट बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, हमें इसका रिएक्शन इनिशियल करवाने में बहुत दिक्कत होगी। क्यों, अब सिंपल से मैं आपको बता देता हूँ, वैसे आपको आगे पढ़ना। आयोडीन का जो स्ट्रक्चर होता है, एटम का स्ट्रक्चर आपने वैसे पढ़ा है वो छोटी क्लासेस में। सो वो जो बहुत बड़ा होता है, हाइड्रोजन का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत छोटा होता है, इस कारण से रिएक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो हमें ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है। सो हम क्या कहते हैं कि इस रिएक्शन कराने के लिए 93.5 केल्विन जूल हमें किलो जूल हमें एनर्जी बोलूँ या हीट बोलूँ, हीट की रिक्वायरमेंट, इतनी हीट हमें चाहिए तो ये रिएक्शन होगी, ठीक है, इतनी हीट इस रिएक्शन में एब्जॉर्ब होगी। तो हमने क्या किया, माइनस में किया। अगर इसी इक्वेशन को अगर मैं बताऊं, वैसे तो होता नहीं है इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, दूसरे एग्जांपल इससे बता सकते हैं। अगर यहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रही तो हमने क्या किया, माइनस साइन शो कर दिया, हाँ इतना हीट एब्जॉर्ब हो रही तो माइनस साइन लगा दिया। अगर हीट एब्जॉर्ब होने के बाद इवॉल्व हो रही है तो हमने इसको क्या किया, प्लस साइन कर देंगे। तो उस तरीके से हम बता पाएंगे कि इस जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, इसकी बात करते थे। आप देखिए, अब आपको पता है AgNO3 एक रिएक्शन करवाते हैं हम AgNO3 के साथ NaCl में, एक्वस मीडियम में, ठीक है, यानी कि पानी के साथ मिक्सचर है ये। अब क्या होगा, जब ये रिएक्शन होगा तो ये बनेगा AgClS, ये सॉलिड बनेगा, और NaNO3 एक्वस बनेगा, ठीक है। अब ये आपको पता है, ठीक है, ये सिंपल सी रिएक्शन है। क्या कि हमने AgNO3 के सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया, सो हमें क्या प्रोडक्ट मिला, सिल्वर क्लोराइड के साथ सोडियम नाइट्रेट। तो ये हमें मिला एक्चुअल में। और हम क्या कह रहे हैं कि अब इसमें क्या होता है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है। प्रेसिपिटेट का मीन्स आपने जो बॉटल में, जो नीचे आपके पास बॉटल होगी प्लास्टिक बोतल, कुछ टाइम आप उसमें पानी रखते हैं तो नीचे सफेद कलर की परत जम जाती है, उसी परत को हम क्या कहते हैं, PPT कहते हैं। सो हम क्या कहते हैं कि जो इवोल्यूशन, जो फॉर्मेशन हुआ, कोई भी गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। सो उसमें प्रेसिपिटेट का जब फॉर्मेशन हुआ तो उसको हम किस तरीके से
शो करेंगे। अगर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम क्या लिख देंगे, पीपीटी, ठीक है, पीपीटी लिख देंगे। अगर ठीक है गैस जो होती है इसका साइन का मीन्स क्या होता है, बैकवर्ड साइन का मीन्स क्या होता है कि गैस जो है एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, एज ये जो है इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस मतलब इसमें एब्जॉर्ब हो रही है और पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा है। इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन में बता पाते हैं कि पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा है और गैस जो है इवोल्यूशन हो रहा है कि एब्जॉर्बेशन होता है, इस तरीके से हम बता पाते हैं यहाँ एब्जॉर्बेशन हो रहा है। सो ये थी कुछ लिमिटेशन, वैसे बहुत सारी थी और उसके रिमूवल भी हमने पढ़ लिए कि किस तरीके से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन की जो लिमिटेशन है उसको किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। और आई होप कि जो केमिकल इक्वेशन बहुत ही सिंपल टॉपिक था, हमने क्या किया कि केमिकल रिएक्शन करवाई और उसी केमिकल रिएक्शन को फॉर्मूले और सिंबल्स की हेल्प से केमिकल इक्वेशन के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। सो आई होप कि जो केमिकल रिएक्शन है आपको समझ में आई होगी और अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।